Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read The Rasa Theory by Bharat Muni. So those who are watching the video, please do subscribe my channel. Now let's start. जो जैसे आप सब लोगों को पता है कि द रसा थ्योरी, तो ये रसा थ्योरी क्या है, ये लिखा था भरत मुनि ने। तो भरत मुनि जो थे ये बहुत एक इंडिया के बहुत ओल्डेस्ट एक ऋषि थे भरत मुनि। और ये व्हाट इज़ रसा थ्योरी, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको बाकी डिटेल्स आई टेल यू। सो रसा थ्योरी, जो रस होता है, रसा इज़ अ वर्ड टेकन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सो रसा, जिससे होता है रस। तो रसा थ्योरी by Bharat Muni is an aesthetic theory that describes the emotional experience of the spectators while watching a performance. तो जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं, कोई प्ले देखते हैं, तो हमें जो उससे जो अम्यूज़मेंट हम डराइव करते हैं, जो प्लेजर हमें मिलता है, जो रस हमें मिलता है, उसको बोला गया है रसा थ्योरी। रसा मतलब रस, जैसे किसी चीज़ का निचोड़, जिसका उस चीज़ को अगर आप उसको प्रेस करोगे तो उससे क्या निकलता है। तो जैसे ये रसा थ्योरी वो है, वो अम्यूज़मेंट, जो एक उस चीज़ का निचोड़ जो आपको मिलता है, जो लास्ट में जो एंड जो रेसिड्यू मिलता है, उसे बोलते हैं रसा थ्योरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो एक रसा एक इमोशनल और सेंटिमेंटल फीलिंग है जो ऑडियंस एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी पीस ऑफ वर्क को देख के, जो एक्सपीरियंस करते हैं वो फीलिंग उसे बोलते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू भरत मुनि। तो भरत मुनि जो थे ये बहुत ही पुराने ऋषि हैं। उनका एग्जैक्ट बर्थ कब हुआ था ये हमें नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता कि भरत मुनि जी का एग्जैक्ट उनका बर्थ कब हुआ था। और भरत मुनि ने ओरिजिनली ये टेक्स्ट लिखा था नाट्यशास्त्र, जो ये टेक्स्ट उन्होंने लिखा था नाट्यशास्त्र, ये बहुत पुराना है। इस चीज़ को उन्होंने संस्कृत में लिखा था। एंड दिस नाट्यशास्त्र, जो ये बुक लिखा था उन्होंने नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने, ये दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन इंडिया। ये बहुत ही पुराना है और ये टेक्स्ट आपको ओरिजिनली कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशंस निकाला है, इसे बहुत तरीके से, अपने तरीके से बहुत सारे पोइट्स ने उसे लिखने की कोशिश की है। बट जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो किसी के पास दैट इज़ नॉट अवेलेबल। So Bharat Muni wrote नाट्यशास्त्र ओरिजिनली इन संस्कृत, बट दिस टेक्स्ट इज़ नॉट अवेलेबल। एंड ये कहा जाता है कि ये उन्होंने शायद 5th सेंचुरी BC में लिखा था, इतना पुराना है ये। और जब ये लिखा गया था तब आज के जो हमारे प्रेजेंट जो कल्चर्स हैं, जो हमारे ये हैं, तो ये सब उस टाइम इतने नहीं थे, ये कुछ भी नहीं था, बिकॉज दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, सबसे पुराना टेक्स्ट है ये। और इस जो नाट्यशास्त्र है, इस बुक में 36 चैप्टर्स हैं और 6000 श्लोकास हैं। तो ये जो पूरा बुक है इसमें 36 चैप्टर्स हैं और 6000 श्लोकास, जो संस्कृत के श्लोकास होते हैं वो हैं उसमें। और श्लोकास मीन्स जो संस्कृत के छोटे छोटे पोइटिक वर्क्स हैं वो हैं। बट द मेन आई कैचिंग थिंग ऑफ दिस बुक इज़, जो सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचता है इस बुक का, वो है चैप्टर 6 और 7, जिसमें भरत मुनि ने चैप्टर 6 में रस का डिस्क्रिप्शन दिया है और चैप्टर 7 में भाव का डिस्क्रिप्शन दिया है। ये रस और भाव जो चैप्टर 6 में और 7 में है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। ये इस बुक के 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो सबको लगता है कि ये रस और भाव क्या है। जो रस और भाव है, ये जो प्लेज होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट नाटक होता है, जिसे हम हिंदी में प्ले इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में नाटक बोलते हैं। तो नाटक का जो बेसिक जो कोर होता है वो होता है रस और भाव, जो इमोशंस उसमें डले जाते हैं, जो कैरेक्टर्स डालते हैं, जो इमोशंस, या फिर जो लोग वो प्लेस देख के उनको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो प्लेजर मिलता है वो। और भाव क्या होता है? भाव होता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे बहुत गुस्सा आ जाना, किसी के ऊपर नेगेटिव कैरेक्टर पे देख के कोई गुस्सा आ जाना, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं उसे कहते हैं भाव। सो नाउ लेट्स कम इनटू द बैकग्राउंड कि ये शुरू कैसे हुआ, ये नाट्यशास्त्र शुरू कैसे हुआ। तो जो ये नाट्यशास्त्र है,
तो अगर आप नाम देखोगे तो नाट्य शास्त्र से हमें लगता है कि ये नाटक के बारे में होगा, कि प्लेज कैसे होते हैं, बस उनके बारे में इसमें बताया जाता होगा नाट्य शास्त्र में। बट नो, नाट्य शास्त्र इज़ मोर देन दैट। इसमें कॉस्ट्यूम के बारे में बताया जाता है, प्लेज के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, उनके बॉडी लैंग्वेज के बारे में, उनके जो एक्टिंग होती है कैरेक्टर्स की उनके बारे में, और जो सराउंडिंग्स होती है, जो बैकग्राउंड होता है। तो इनमें नाट्य शास्त्र इंक्लूड्स एवरीथिंग, उसमें सब कुछ चीज़ें इंक्लूड कर किए जाते हैं। तो नाउ कम टू द बैकग्राउंड कि ये नाट्य शास्त्र शुरू कैसे हुआ। तो जब जब बहुत पहले, जब ये स्टार्टिंग में, तो चार चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लोगों में थी, जैसे रिलीजन, मनी, वर्क और अम्यूज़मेंट, ये चार चीज़ें थी। तो इन चारों चीज़ों को लोगों को इनकी नॉलेज देने के लिए, जैसे रिलीजन के बारे में, मनी के बारे में, काम के बारे में, वर्क जो होता है, और अम्यूज़मेंट जो हमें अच्छा लगता है, लेजर, इन सब की ये चारों चीज़ों के बारे में लोगों को नॉलेज देने के लिए ये नाट्य शास्त्र क्रिएट किया गया था, इसका एम था। So the main aim of Natya Shastra was to tell people about all the four things, that is religion, money, work and amusement. और ये ये क्रिएट किसने, सबसे पहले ये ब्रह्मा जी ने क्रिएट, इन त्रेता युग में ब्रह्मा जी ने लोगों के लिए एक वेद बनाया, नाट्य वेद, जो ब्रह्मा जी ने सारे लोगों के लिए एक वेद बनाया। और जो हमारे पुराने जो चार वेद थे, जैसे ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, तो ब्रह्मा जी ने एक नाट्य वेद बनाया। और नाट्य वेद में जो ये बना रहे थे, उन्होंने शुरू किया नाट्य वेद, और उन्होंने जो ये 5th वेद है नाट्य वेद, इसके लिए उन्होंने चारों वेदों से कुछ ना कुछ लिया। जैसे ऋग्वेदा से उन्होंने स्टडीज़ रीडिंग, पढ़ाई वो ली, सामवेदा से म्यूज़िक लिया, यजुर्वेदा से एक्टिंग ली, और अथर्ववेदा से रस लिया। और इन सब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर उन्होंने नाट्य वेद को शुरू किया। उन्होंने एक क्रिएशन किया, एंड देन ही हैंडेड ओवर दिस टू भरत मुनि। और उन्होंने ये भरत मुनि को दिया, और उन्होंने उनको बोला कि ही हैज़ टू मेक नाट्य शास्त्र आउट ऑफ दीज थिंग्स। और ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को बोला कि तुम्हें ये नाट्य शास्त्र बनाना है इन सब चीज़ों को यूज़ करके। तो ही सेड ओके, बाय यूजिंग ऑल द थिंग्स, भरत मुनि ने शुरू किया अपना काम। तो भरत मुनि एट द टाइम ही हैड 100 सन्स, भरत मुनि के 100 बेटे थे, एंड उन्होंने अपने 100 पूरे 100 बेटों को नाट्य शास्त्र के बारे में बताया। सो जब उन्होंने ये सब काम किया, तो उसमें जितने सारे श्लोक हैं, जितने सारे कथाएं हैं, पाठ हैं, सब उनके बेटों को सब उन्होंने बताया। फिर भरत मुनि ने ब्रह्मा जी को कहा कि उनके पास लेडीज़ नहीं हैं, अप्सराएं नहीं हैं। तो दैट इज़ वाई जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने श्रृंगार रस दिया, और उनसे फिर अप्सराएं दी, और फिर वो उन्होंने और उसको एलैबोरेट करके उसे बनाया। फिर देन नारद मुनि टोल्ड अबाउट, फिर जो ये हमारे भरत मुनि हैं, इनको नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया, उनको नॉलेज दी अबाउट गंधर्व वेद के बारे में नारद मुनि ने उन्हें नॉलेज दिया। और शिव भगवान के जो एक बहुत डिसाइपल थे, उनके फॉलोअर थे, उन्होंने उनको नृत्य के बारे में सिखाया, डांस के बारे में सिखाया। तो ऐसे धीरे धीरे करते फिर भरत मुनि ने ये सारी चीज़ों को इस बुक को बहुत अच्छी तरह से, और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से वो बहुत निखार के लेके आ पाए। फिर भरत मुनि ने एक थिएटर बनाया, ही मेड अ थिएटर आफ्टर डूइंग भूमि पूजन। जब भूमि पूजन हुआ, उन्होंने एक थिएटर बनाया, एंड जो ब्राह्मण लोग जो होते हैं, उन्होंने आके वहाँ पे मेडिटेशन किया, जप किया, और सब कुछ वहाँ पे क्रिएट किया। एक स्टेज जो बोलते हैं, थिएटर जो बोलते हैं, वो बनाया वहाँ पे। आफ्टर दैट भरत मुनि कॉल्ड द नेम, फिर वहाँ पे आए और उन्होंने अपने 100 पुत्रों का वहाँ पे नाम लिया। सो देन भरत मुनि रोड द नाट्य शास्त्र। फिर उन्होंने जो नाट्य शास्त्र लिखा था, जो लोग उन्हें सुन रहे थे, उन्होंने उनको बोला कि हाउ वॉज नाट्य शास्त्र बॉर्न। अब क्या जो लोग उनके वहाँ पे वो सुन रहे थे, वहाँ पे जो लोग थे उनके पास,
तो उनको बोला कि तुम बता सकते हो कि नाट्यशास्त्र पैदा कैसे हुआ। सो उन्होंने फिर बोला देयर वर 4 वेदा, एंड जो पुराने शास्त्रों में हैं 4 वेद हैं, और जो सारे लोग हैं उन सबको पढ़ना लिखना आता नहीं था, वो पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, और शूद्र जो थे वो तो कभी उनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। तो इंद्र गॉड जो थे उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया, जो इंद्र भगवान थे उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया दैट ऐसा कुछ बनाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि जो जितने सारे जो हमारे ब्रह्मांड में लोग हैं सब उनको उसको सुन सकें। कुछ ऐसा करो कि सब लोगों को ज्ञान मिले, सब लोग कुछ उससे सुन सकें। देन ब्रह्मा जी ने 8 गुण लिए, ब्रह्मा जी ने 8 गुण लिए और उसे नाट्यशास्त्र में डाला। जो ये 8 गुण हैं उसे नाट्यशास्त्र में डाला। एंड भरत मुनि गेव दिस वर्क टू, फिर उन्होंने उस चीज़ को बनाया एंड और उन्होंने अप्सराएं भी दी उसके लिए, और ये सब चीज़ें जो हैं फिर भरत मुनि ने ये सारी चीज़ों को मिला के उन्होंने ये सब जो है ये नाट्यशास्त्र उन्होंने लिखा और बनाया। तो जब सारे काम हो गए, जब सब कुछ हो गया, तो जिस दिन वो नाट्य के लिए वो उन्होंने बनाया, अप्सराएं लाए और सब कुछ रेडी हो गया, तो जब वो प्ले जिस दिन हो गया, एनैक्ट करना था वो प्ले जिस दिन, तो उस दिन सब वहाँ पे देखने आए। तो ब्रह्मा जी भी आए, शिव भगवान आए, और जितने गॉड्स थे सारे गॉड्स आए वो प्ले देखने के लिए, क्योंकि थिएटर रेडी था, भूमि पूजन हो चुका था, थिएटर रेडी था, तो सब आके वहाँ पे बैठ के देखने लगे कि जो उन्होंने वो एक्ट प्रिपेयर किया है, जो बनाया है, वो कैसा है। और फिर वो प्ले देखने के बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि कैसे लगा तुम्हें, हमने जो ये कुछ नया बनाने की कोशिश की, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये तुम्हें कैसा लगा। तो देन शिव जी टोल ये सब कुछ तो बहुत अच्छा था, बट इसमें थोड़ा डांस अगर ऐड कर दोगे तो ये और भी एनहांस हो जाएगा। तो फिर शिव जी के एक फॉलोअर थे, उनका नाम था तंडू था। तो तंडू ने टॉट डांस टू भरत मुनि एंड, और फिर उन्होंने उसे सिखाया, और फिर इसमें डांस भी ऐड हो गया। एंड आफ्टर सीइंग ऑल द परफॉर्मेंस, तो ये जब बहुत अच्छा फिर हो गया, फिर आफ्टर सीइंग ऑल दिस परफॉर्मेंस, जब इस परफॉर्मेंस को देखा गया, तो असुर जो थे, असुर जितने दैत्य थे, असुर थे, उनको लगा कि ये सब चीज़ें उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए बनाया जा रहा है, कि उनको लगा कि हमारा मजाक बना रहे हैं, और ये सब इसीलिए ये सब हंस रहे हैं। असुरों को ये समझ में नहीं आया, इसीलिए वो ये बहुत वहाँ पे तांडव करने लगे और बहुत ये हुआ। तो फिर इंद्र जी ने बोला कि नो, ये असुर यहाँ पे बहुत तांडव कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भरत मुनि को धरती पे भेज दिया कि यू गो बैक टू अर्थ, तुम अर्थ में जाओ और अर्थ में तुम ये सब चीज़ें परफॉर्म करो यहाँ पे। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ दिस नाट्यशास्त्र। जो ये बैकग्राउंड है, दैट इज़ वाई दे केम टू अर्थ, और फिर अर्थ में उन्होंने वो परफॉर्म किया। और जो नाउ वी आर कमिंग टू द इमोशंस, जो ये रसा थ्योरी है, जो ये रस हैं, जो इसमें जो प्लेज होते हैं, इनमें इमोशंस डाले जाते हैं। तो ऑब्वियसली प्लेस जो होते हैं वो इमोशंस पे, उनका बेस जो है वो इमोशंस ही होता है, हाउ डू यू परफॉर्म। तो ये रस जो है, रस क्या होता है, ये इमोशंस होता है बिटवीन पीपल हु आर परफॉर्मिंग एंड द पीपल हु आर वॉचिंग। जो परफॉर्म करते हैं उनके बीच में भी, और जो देख रहे हैं उनके बीच में भी, वो है इमोशंस। और भाव क्या होता है, जब भाव होता है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो खुशी का, जो गुस्सा का, जो एंगर का जो होता है, दैट इज़ नोन एज भाव। तो ये नाट्यशास्त्र पूरा था, उसमें 8 रस थे। तो जो ये रस हैं, ये क्या कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज़ द श्रृंगार रस, और जो एरोटिक होते हैं, जो लव रोमांस को दिखाते हैं, ये होते हैं श्रृंगार रस। सेकेंड वन इज हास्य रस, हास्य मतलब कॉमेडी, जो लाफिंग होता है, वो है हास्य रस। देन करुणा का मतलब पैथेटिक, जो कंपैशन हम लोगों में दिखाते हैं, वो है करुणा। देन द रौद्र, तो वो है फ्यूरियस, एंगर, दैट इज दैट। देन द वीरा मीन्स जो हेरोइक होते हैं, जो वेलर, तो लाइक किंग्स, वो बहुत हेरोइक होते हैं। देन द भयानका क्या होता है, जो टेरिबल, जो बहुत टेरिबल होते हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं, वो है। देन द विभासा मीन्स ओडियस, डिस्गस्ट। एंड द लास्ट वन इज अद्भुत
एथ वन इज अद्भुत. अद्भुत मीन्स वंडर, अम्यूजमेंट. तो ये जब सब ये भाव हैं, जो ये 8 भाव हैं जो उसमें डिस्क्राइब किया गया है. और जो इन 8 भाव के 8 गॉड्स भी हैं. गॉड्स क्यों हैं कि गॉड्स उनका ऑरा जैसे होता है, वो भगवान उनका ऑरा जैसे है. उनको जो उनका ऑरा भी कह सकते हैं, और उनका बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू उनके बिहेवियर, उनका नेचर, ये सब गॉड्स को एक एक भाव में उनको वो डिस्क्राइब किया गया है. जैसे श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस कौन से भगवान को डिनोट होता है? वो विष्णु भगवान को. और उनका कलर कौन सा है? ग्रीन. विष्णु भगवान बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत काम रहते हैं वो, इसीलिए उनका है श्रृंगार रस और उनका कलर है ग्रीन. जैसे हास्य रस, हास्य रस में उनके लॉर्ड कौन है? गणेश भगवान, और उनका कलर है वाइट. और जैसे करुणा, पैथेटिक, जो करुणा, कंपैशन के गॉड हैं, वो कौन है? शिव भगवान, और उनका कलर है ब्लू. और जो रौद्र रूप, जो एंगर, फ्यूरियस है, वो रुद्र हैं, वो रेड कलर को डिनोट करते हैं. और वीरा, हेरोइक जो हैं, वो इंद्र भगवान हैं, वो लाइट कलर को डिनोट करते हैं. और भयानका जो हैं, भयानक, जो एंग्री, फ्यूरियस, वो माँ काली हैं, और उनका कलर है ब्लैक. एंड अद्भुत, वंडर दैट इज़ ब्रह्मा जी, और उनका कलर है येलो. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उन गॉड्स को भी डिनोट होती हैं, और ये जो हैं, ये रसा थ्योरी के जो यही सारे इमोशंस हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस रसा थ्योरी. आई होप आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.